हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन भी हमने फर्स्ट चैप्टर में करी है। दैट मीन्स एडिशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस थी वही एक एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टर्म में इसको स्टडी करना है। तो यहाँ पर जो हम करने वाले हैं दैट इज डेफिनेशन नोट कर लीजिए। एडिशन of a reagent to another reagent to form a product is known as एडिशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमें स्टडी करना है। एडिशन ऑफ S2 ऑन डबल और ट्रिपल बॉन्ड is known as hydrogenation. दैट मीन्स हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का एडिशन करना है अनसैचुरेट कंपाउंड के ऊपर। CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है। अगर किसी भी चेन के अंदर सैचुरेशन है तो वहां एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, एडिशन रिएक्शन शो होगी डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर। तो यहाँ पर अनसैचुरेट कंपाउंड का होना नेसेसरी है। तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड ले रहे हैं। डबल बॉन्ड के ऊपर हम एक हाइड्रोजन को ऐड करें S2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड सिंपली नहीं होता है, तो हाइड्रोजन का जो एडिशन है ऑन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर जो हमारी लाइन है इसको थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए। डबल बॉन्ड इन द presence of catalyst, in the presence of catalyst Ni निकल और पैलेडियम यानी PD या फिर प्लेटिनम और प्लेटिनम, इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है नॉन एज हाइड्रोजनेशन। यानी आपको हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट कौन से? कैटलिस्ट को स्पेशली आपको ध्यान रखना है निकिल या जिसका सिंबल Ni है, पैलेडियम और प्लेटिनम इज नोन एज हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट हम ले रहे हैं इथीन। देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड तो होना ही है चेन में। डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होगा, यानी डबल बॉन्ड को ब्रेक होना होगा CH2 और यहाँ पर जो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसकी जगह दोनों कार्बन पे एक वैलेंस फ्री हो गई है। दैट मीन्स हमारा CH2 किस में कन्वर्ट हो गया? CH3 इस तरह से बना सकते हैं हम इसको CH3 दोनों कार्बन की वैलेंसी सैचुरेट हो गई है। तो दैट इज द एडिशन प्रोडक्ट एंड ये हमारा जो इथीन था, इथीन ये बन गया इथेन। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, यानी जब हम इसको इथेन में कन्वर्ट करेंगे तो टू बॉन्ड्स को ब्रेक होना नेसेसरी है। तो इसके लिए जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे यानी हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 यानी 4 हाइड्रोजन नेसेसरी है। तो यहां पर 2H2, यहां हमने क्या किया है? एडिशन ऑफ S2, ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ S2 और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ S2 ऐड किया है।
कैटलिस्ट वही निकिल, आप यहाँ पर कोई सा एक कैटलिस्ट डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा इथेन एंड इथाइन। नाउ दिस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, दिस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन is utilized or used in the formation of वनस्पति घी by the hydrogenation of वेजिटेबल ऑयल। यानी वेजिटेबल ऑयल अगर हमने लिया है तो इसका अगर हम हाइड्रोजनेशन करवाएं, या हाइड्रोजन एटम्स लिखना नेसेसरी नहीं, आप ऊपर लिखिए हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन किसके प्रेजेंस में होगा? निकिल और पैलेडियम, कुछ भी डाल दीजिए आप। और यहाँ क्या बनेगा? वनस्पति घी। और ये होता है ऑयल, हमारा लिक्विड स्टेट के अंदर है, और ये होता है सॉलिड और सेमी सॉलिड। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल्स को हम वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं बाय दिस रिएक्शन। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो वेजिटेबल ऑयल है दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। vegetable oils are unsaturated, जबकि वनस्पति घी क्या हुआ? सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। यानी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होती हैं जिनकी चेन के अंदर यहाँ पर अनसैचुरेशन होता है और यहाँ पर सैचुरेशन होता है। तो आपने एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देखा होगा कि डॉक्टर्स हमें वेजिटेबल ऑयल जो है उसको रिकमेंड करते हैं क्योंकि वो हेल्दी होता है, जबकि जो एनिमल फैट होते हैं, यानी घी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो एनिमल फैट होते हैं वो क्या होते हैं? सैचुरेट होते हैं, तो वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए डॉक्टर्स को रिकमेंड नहीं करते हैं। नाउ दिस इज द एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा और भी एडिशन रिएक्शंस हो सकती है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ Cl2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2। यहां पर हम सॉल्वेंट लें, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट यूटिलाइज होता है। यहाँ पर 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल, यानी जो हाइड्रोजन का पैटर्न है सिमिलर वही पैटर्न है, CH2 और यहाँ पर एक एक क्लोरीन आप ऐड कर दीजिए जहाँ हमने पहले हाइड्रोजन ऐड किया था। ये हो गया 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है। अगर इसकी जगह में इथाइन लेते हैं यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अब क्या होगा? एक क्लोरीन की जगह 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल यूटिलाइज होंगे, 2Cl2, CCl4। एक बॉन्ड को एज इट इज रखिए, CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, यानी 2 यानी 2 बॉन्ड्स हमने ब्रेक करे हैं। तो यहाँ पर कार्बन का जो वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी वो कंप्लीट करनी है, तो ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। इसको थोड़ा सा इस साइड कर लीजिए। तो ये हो गया 1,1, यानी एक कार्बन, किसी एक कार्बन से हम काउंट करना स्टार्ट करें तो 1,1, देन नेक्स्ट वाला 2,2, ये हो गया टेट्रा क्लोरो इथेन। 4 कार्बन के लिए टेट्रा वर्ड यूज करेंगे तो 1, 2, 3, 4 टेट्रा क्लोरो इथेन। नाउ सिमिलर हम ये रिएक्शन ब्रोमीन के ऊपर भी शो कर सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस
Br2, ब्रोमीन वाटर इसको हम बोलेंगे, ब्रोमीन, यहाँ ऊपर लिख दीजिए, नीचे कुछ और लिखाना जाना है, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक एक हमने ये Br लगा दिया, तो ये क्या बन गया 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, डाई ब्रोमो, सॉरी यहाँ ब्रोमो कीजिए, ब्रोमो इथेन, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इस रिएक्शन को स्पेसिफिक हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ब्रोमीन जो होता है रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन, और जब ये रिएक्शन होती है ना आफ्टर एडिशन रिएक्शन, ये जो सब्सटेंस बना है दैट इज कलरलेस प्रोडक्ट, कलरलेस प्रोडक्ट, ठीक है, यानी जो कलर है वो डिस्चार्ज हो गया। तो जब ये रिएक्शन होती है, यानी हम अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए इस रिएक्शन को यूटिलाइज करते हैं। अगर कोई कंपाउंड आपको गिवन है, उसमें ब्रोमीन वाटर आपने डाला है और आफ्टर रिएक्शन और आफ्टर एडिशन ब्रोमीन वाटर उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है, यानी आपका सॉल्यूशन कलरलेस बनता है, तो दैट मीन्स वो गिवन कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। तो ये रिएक्शन अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए यूटिलाइज होती है। दिस रिएक्शन आफ्टर this reaction red brown color of bromine discharge and this reaction is used for test of unsaturation, saturated hydrocarbon do not show दिस रिएक्शन, यानी शो नहीं करेंगे तो रेडिश ब्राउन कलर है वो ब्रोमीन का एज इट इज बना रहेगा, डिसअपियर नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, तो उसे पता चल जाएगा कि वो सैचुरेट कंपाउंड है। नाउ अब ये टेस्ट होता है अनसैचुरेशन के लिए, तो अनसैचुरेशन के लिए एक टेस्ट और है, बेयर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, देन another test is Bayer's टेस्ट। इसको हमें अभी नहीं करना है, टेस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज द एडिशन रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। अब बच्चों नेक्स्ट जो रिएक्शन दैट इज कंबशन रिएक्शन, यानी हमारी जो सेकंड रिएक्शन है, सेकंड क्या आज की सेकंड है, यानी कंप्लीट रिएक्शंस को देखें तो फोर्थ रिएक्शन ये है कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मीनिंग सभी को पता है, कंबशन मीन्स किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज द कंबशन रिएक्शन। और जब भी कंबशन होता है, बर्निंग होती है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो सबसे पहले हम सिंपल कार्बन को लेते हैं। तो कार्बन के जितने भी एलोट्रोप्स हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि एलोट्रोप यानी कार्बन की जो डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म है उसका सिंबल ओनली सी आता है। तो सी को अगर हम बर्न करेंगे तो क्या बनाएगा, या तो मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड, बट क्योंकि ऑक्सीजन के अमाउंट सफिशिएंट है तो डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले हम कार्बन को ही इंडिकेट करते हैं, ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन burn in oxygen to form
CO2 एंड हीट एंड लाइट। तो यहां पर C सिंबल लिखिए प्लस O2 और ये बना CO2 प्लस हीट एंड लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग हो रही है तो ऑक्सीजन का एडिशन होता ही होता है, दैट्स वाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और साथ में जो कंबशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होती है। these are oxidation reactions and exothermic reactions ठीक है, ये तो हमने कार्बन का कर लिया। अब दूसरे कार्बन कंपाउंड्स की हम बात करें, कंबशन ऑफ अदर कार्बन कंपाउंड्स, कंबशन ऑफ अदर कार्बन कंपाउंड्स। अब इस अदर में आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं जिसके अंदर, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम ले मीथेन को। देखो मीथेन को इसलिए लेते हैं कि सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है, 1 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पर हम ऑक्सीजन की बात करें, O2 हम लेंगे क्योंकि कंबशन के लिए O2 नेसेसरी है और यहाँ पर कंबशन हो ही रहा है, रिएक्शन चल रही है, तो ये बनाएगा, यानी आप यहाँ पर बर्निंग डाल सकते हैं, बर्निंग प्रोसेस, ये बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, यानी एनर्जी आप लगा सकते हैं, हीट एंड लाइट। अब यहाँ पर देखो, कभी भी किसी हाइड्रोकार्बन को आपको बर्न करना है, कंबशन रिएक्शन शो करनी है उसकी, तो जो कार्बन कंटेंट है वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो हाइड्रोजन कंटेंट है वो बनाएगा वाटर। यानी आपको प्रोडक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें क्या बनाना है। कार्बन से आप बनाइए कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से बनाइए वाटर। C2H5OH ये हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी हमें ऑक्सीजन लेनी है। देखो रिएक्शंस को मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, बैलेंस आपको करनी है, बर्निंग करनी है इसकी, या कंबशन हम कह सकते हैं। अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनाएं, क्योंकि कार्बन के लिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के लिए मैंने बोला है वाटर, तो ऑक्सीजन का क्या करें, तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं CO2 या फिर H2O के अंदर मर्ज हो जाती है, उसी में यूटिलाइज हो जाती है। तो कुछ नहीं करना, C से बनाना है CO2 प्लस हाइड्रोजन से बनाना है H2O, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट तीसरा नहीं बनेगा, प्लस हीट प्लस लाइट, यही बनाने हैं। हाँ, आपके बैलेंसिंग के फैक्टर्स चेंज होते जाएंगे, तो आप कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिए। लेट सपोज हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पर लेते हैं प्लस O2, यहाँ भी वही बर्निंग होगी और क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, हीट लाइट की जो फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है, तो मैं इसको E की फॉर्म में इंडिकेट कर देती हूँ, एंड यहाँ पर अगेन वही बर्निंग। तो आप किसी भी कंपाउंड, यानी हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करेंगे तो कार्बन से CO2 एंड हाइड्रोजन से H2O का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गई कंप्लीट कंबशन रिएक्शन। अब बात करते हैं कि जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बर्न करते हैं तो डिफरेंट टाइप के फ्लेम का फॉर्मेशन होता है। कुछ कह सकते हैं स्मोक के साथ बर्न करती है और कुछ विदाउट स्मोक के साथ बर्न करती है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। पहले हम लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या हेडिंग डाल लीजिए आप नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स with or without flame, without फ्लेम। देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारा जो LPG यानी सिलेंडर घर में, किचन में, डोमेस्टिक यूज के लिए होता है, उसके बर्नर के ऊपर जो
हाइड्रोकार्बन एलपीजी के अंदर जो होती है वो होती है ब्यूटेन आइसोब्यूटेन एल्केन्स होती है, वो बर्न होती है ब्लू फ्लेम के साथ। जबकि हम कैंडल बर्न करते हैं या दीपक बर्न करते हैं तो वो बर्न होता है येलो फ्लेम के साथ। इसी तरह से जो कैरोसिन बर्न होती है वो ब्लू फ्लेम के साथ, बट अगर हम चारकोल कोल या लकड़ियों को बर्न करवाते हैं तो वो येलो फ्लेम के साथ बर्न होती है। इसी तरह से कैम्फर यानी कपूर को हम बर्न करें तो वो सूटी फ्लेम के साथ यानी ब्लैक स्मोक के साथ बर्न होता है। तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो डिफरेंट टाइप की फ्लेम क्रिएट करते हैं। अब इसका रीज़न ये है कि इन सभी का जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं होता है, तो इनकी जो बर्निंग है वो डिपेंड करती है इनकी कंपोजिशन पे एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे। तो फर्स्ट हम लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट हमारा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेट का मीनिंग है जिसमें सिंगल बॉन्ड्स है, मीथेन ईथेन यानी जो एल्केन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आएंगी। ऐसे हाइड्रोकार्बन जब बर्न होते हैं तो क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स burn with clean blue flame यानी without smoke, that means without smoke or non sooty flame। यह आपको ध्यान रखना है। अब इसका रीज़न ये होता है कि जब इसमें हम कार्बन का परसेंटेज निकालते हैं ऑल ओवर कंपाउंड के अंदर तो कार्बन का परसेंटेज कम निकलता है, जिससे कि कार्बन को बर्न होने के लिए उसके कंबशन के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाती है। तो दिस इज ड्यू टू स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्बन इन given compound and that carbon undergoes complete oxidation इन एयर और O2 जो भी हमारे पास सिचुएशन है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट होती है कार्बन का ऑक्सीडेशन करने के लिए, क्योंकि कार्बन का जो परसेंटेज है वो कम है। अब बात करें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अब इसमें रेशियो जैसे कैसे निकालेंगे आप, CH4 है अपने पास, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कंसिडर होता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का जो मास है, मास ऑफ C 12, मास ऑफ H यहाँ पर 4 है तो ये हो गया 4। टोटल मास कितना हुआ, टोटल मास ये हो गया 16। ठीक है, अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करें तो दैट इज 12 डिवाइड बाई 16 इंटू 100। और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें 4 डिवाइड बाई 16 इंटू 100। ये 4 हो गया, ये हो गया 25%। दैट मीन्स हाइड्रोजन जो है 25% है और रिमेनिंग जो 75% है वो क्या हुआ हमारा, %75 यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, अब हम बात करें चलिए अब देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C2H4 एंड C2H2, ये इथीन है यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक ही हमारे पास है।
और एक है CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी इथाइन, एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ और एक डबल बॉन्ड के साथ। अब इसमें कार्बन का परसेंटेज हम निकालें, परसेंटेज ऑफ कार्बन यानी टोटल मास में से आपको निकालना है। तो कार्बन का जो अमाउंट है यहाँ पर C2 2 एटम्स है, 2 एटम्स के लिए हो गया 24 डिवाइड टोटल मास, पूरे कार्बन कंपाउंड का टोटल मास कितना है 24 कार्बन का एंड 4 हाइड्रोजन, दैट इज 28 इंटू 100 कार्बन डिवाइड बाई टोटल मास। इसी तरह से हम इसका निकालें तो यहाँ पर 24 कार्बन का यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू 24 डिवाइड बाई यहाँ पर जो टोटल है 24 एंड 2 हाइड्रोजन 26 इंटू 100। तो यहाँ पर जो कार्बन का परसेंटेज इथाइन के अंदर बच्चों लगभग 92 है और यहाँ पर ये 85 है। और अगर हम बात करें इतने ही कार्बन की यानी सैचुरेटेड है हमारे पास इथेन CH3 ये सैचुरेटेड है, ध्यान रखिएगा सैचुरेटेड। अगर इसके अंदर हम निकालें कार्बन रेशो परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू ये हो गया 24 डिवाइड बाई यहाँ टोटल मास 30 है यानी 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा, तो ये आता है 80%। ठीक है, अब देखो तीनों का कंपैरिजन कीजिए आप, सैचुरेटेड के अंदर 80 है एंड हमारा जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ 85 और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ 95। अनसैचुरेशन के साथ साथ यहाँ पर जो कार्बन की अमाउंट वो बढ़ती जाती है। अब कार्बन की अमाउंट हमारे पास बढ़ रही है बट ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन है वो एयर के अंदर 21% हम ऑक्सीजन की बात करें यानी वो फिक्स है, तो उतनी ही एयर को अब यहाँ पर कार्बन का कंबशन करना है। तो यहाँ पर मोर ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन ज़्यादा है बट ऑक्सीजन क्योंकि हमारी फिक्स है, तो उस ऑक्सीजन के अंदर जितने कार्बन पार्टिकल्स है सभी का कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता, जिससे कि क्या ब्लैक स्मोक या नॉन क्लीन फ्लेम बनती है। तो वो इसलिए बनती है क्योंकि उसमें अनबर्न पार्टिकल्स लेफ्ट होते हैं। दैट्स वाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद द स्मोकी फ्लेम। Now you can write unsaturated hydrocarbons burn with smoke or sooty फ्लेम। इसके अंदर आप कैम्फर या नेफ्थलीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कंपाउंड ले सकते हैं। दिस इज ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन बिकॉज ऑफ दैट ऑल carbon particles do not undergo complete combustion and smoke is formed due to some unburnt carbon particles। अब हम बात करें केरोसिन या गैस स्टोव की। ऑन केरोसिन और गैस स्टोव, यहाँ पर जो भी कंपाउंड इसके अंदर है यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और एक क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। एयर के लिए यहाँ पर इनलेट होता है जिससे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर पास होती है और जो फ्यूल मिक्सचर होता है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन रिच मिक्सचर होता है जिससे कि क्लीन फ्यूल के साथ या क्लीन फ्लेम के साथ वो बर्न होता है। बट अगर ये एयर होल्स किसी रीजन से ब्लॉक हो जाते हैं तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर नहीं मिल पाती, जिससे क्या होता है कि जो भी वेसल हमने कुकिंग के लिए यूटिलाइज किया है उसके नीचे यानी उसके बॉटम पर ब्लैक कलर के शूट्स जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब जो फ्लेम बर्न होगी
वो स्मोक के साथ बर्न होगी या अनबर्न पार्टिकल के साथ बर्न होगी, और वही अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो भी वेसल है उसके बॉटम में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि एयर होल्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे कि एयर या ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो सफिशिएंट नहीं मिल पाती बर्निंग के लिए। फ्यूल बर्न्स विद क्लीन ब्लू फ्लेम, या बिकॉज लिखने की जरूरत नहीं है, एंड देयर आर इनलेट फॉर ऑक्सीजन, या एयर होल्स हम बोल सकते हैं, एयर होल्स। So that sufficiently oxygen rich fuel burn with clean flame. But after blocking air holes, fuel burns with smoke, because amount of air is not properly mixed with fuel, and the bottom of cooking vessels या cooking containers become ब्लैक। क्लियर? इसके अलावा जितना भी कोल्ड पेट्रोलियम होता है उसमें कार्बन के अलावा बच्चों सल्फर और नाइट्रोजन एलिमेंट्स भी होते हैं, जिनके बर्निंग से इनकी यानी सल्फर और नाइट्रोजन की गैसेस का फॉर्मेशन होता है, जो कि मेजर पोल्यूटेंट होती है एनवायरनमेंट के अंदर। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर in coal and petroleum, form gases of these elements which are major पोल्यूटेंट। अब यहाँ पर हमें सभी सब्सटेंस की बर्निंग करिए, फ्लेम विद नॉन सूटी फ्लेम एंड सूटी फ्लेम। बट बच्चों क्या दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया है कि किसी भी सब्सटेंस का जो फ्लेम है वो क्यों बनता है? फ्लेम बनने का रीजन होता है कि कोई भी सब्सटेंस का जो गैसियस पार्ट है, यानी जब भी कोई सब्सटेंस वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल है, जब तक उसका वेपर फेज नहीं बनता है तब तक उसकी फ्लेम नहीं बनती। यानी जो वोलेटाइल सब्सटेंस है जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकी वेपर्स बर्न होकर फ्लेम बनाती है। कई बार होता है कि कुछ एटम्स हीट करने पर भी ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो फ्लेम है उसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉपर वायर को हीट करें तो कॉपर वायर के जो एटम्स हैं वो फ्लेम के अंदर ब्लू ग्रीन कलर की एक फ्लेम है वो क्रिएट करते हैं। इसी तरह से जैसे सोडियम हुआ, मैग्नीशियम, लिथियम, ये डिफरेंट टाइप की जो कलर है कलरफुल फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इनके कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट में यूटिलाइज होता है कि आपका जो गिवन एलिमेंट है या गिवन मेटल है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप एक नोट डाल के लिख लीजिए, फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू
बर्निंग ऑफ गैसियस एटम और सब्सटेंस। अगर किसी में एटम है तो एटम होगा, अदरवाइज सब्सटेंस तो है ही, सब्सटेंस। ठीक है, फ्लेम इसलिए बनती है। नाउ यहां कॉपर का आप नोट कर सकते हैं, कॉपर वायर ऑन हीटिंग इन फ्लेम प्रोड्यूस ब्लू ग्रीन फ्लेम। जब हम अंगीठी यानी कोल या चारकोल को बर्न करते हैं तो स्टार्टिंग में तो उसमें फ्लेम बनती है, क्योंकि उसमें जितना भी वेपराइज्ड मटेरियल था, यानी वो मटेरियल जो वेपराइज हो सकता था, वेपर्स में कन्वर्ट होकर फ्लेम का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, फ्लेम बनना बंद हो जाती है और सिर्फ वो क्या करते हैं, रेड कलर से ग्लो करते हैं। दैट मीन्स जो अनबर्न पार्टिकल है या फिर वो मटेरियल जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, फ्लेम नहीं बना सकता, वो क्या करता है, हीट के कारण रेड कलर से वो ग्लो करता है। तो ये सारी जो हमारी कंबशन रिएक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर हमारी एडिशन यानी जो हमने लास्ट रिएक्शन हमारी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। दैट्स ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स।